कहते तो बेटा Good morning, sir. तो क्लासेस स्टार्ट हो गई आप लोगों की, ठीक है। आराम से ज्वाइन करना है आपको। हाँ बेटा बोलो। भाई माइक ऑफ करो अपना प्रशांत, ठीक है। वॉइस आ रही है बेटा सभी को मेरी? Yes, sir. हाँ, तो जो हॉलीडे होमवर्क दिया था वो किया आप लोगों ने? जो भी चैप्टर मैंने आपको रिटर्न में और नोटबुक कंप्लीट करने के लिए किया, सभी ने कर लिया? Yes, sir. सिर्फ एक बच्चे ने किया खुशी में, बाकी सर कर लिया। समीक्षा ने कर लिया, और Sir, I have किसने नहीं done. किया बेटा? पंकज, I have also done. ओके, चलो ठीक है। तो अभी हमने रिवीजन कर लिया था, टेस्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर को, जो हमने छोड़ दिया था बीच में, उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर कौन सा था बेटा? वो हम चैप्टर नंबर कर रहे थे 6, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो चैप्टर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा दोबारा रिवाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में छूट रह गया था रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि आपके टेस्ट आ गया था। तो इसमें बेटा मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको फिर से वो रिमाइंड हो जाए, रिफ्रेश हो जाए सारी चीज़ें ना। देखो एक बार हमारा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, थोड़ा सा आज आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने पीछे की चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर के जो है क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे उसको करना शुरू करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लाइन्स क्या होती है, ठीक है ना। रे क्या होती है? लाइन डॉट से ही मिलके बनती है। रे का पार्ट हो गया लाइन सेगमेंट, है ना। एंगल्स कैसे बनता है? जब कोई भी स्ट्रेट रे शार्प टर्न देती है ना, तो एंगल बन जाता है, बैंड होती है। यदि कोई भी रे बैंड होती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। सीधी जा रही है कोई रे और वो बैंड हो जाए, इधर से बैंड हो गया। एक्चुअल जो उसका ये था पाथ, ये होना चाहिए था, तो वो बैंड हो गया। तो ये जो एंगल, ये एंगल बना है ना। तो एंगल्स की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसके दो एंड पॉइंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको रे बताई थी, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना, विद वन एंड पॉइंट, और फिर वो बाकी दूसरी साइड कंटिन्यूसली चलती चली जाती है आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो सिंबल भी बताया था, लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके ऊपर ही लाइन दिखा के, और अगर कोई कर्व है कर्व है ए बी, तो ए बी को लिखेंगे तो ए बी ही, क्योंकि ए से बी का हम ले रहे हैं, लेकिन क्या ले रहे हैं यहाँ पे? दो चीजें हो जाएंगी। देखो ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, तो हम ऐसे दिखाएंगे। लेकिन अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, तो हम दिखाएंगे ऊपर कर्व, ठीक है। ए बी कर्व, लाइन के लिए ये भी ऐसे लिखेंगे, और कर्व ए बी के लिए ऐसे ऊपर कर्व का साइन लगा देंगे, आर्क यानी, ठीक है। तो जनरली हम लगाते नहीं है किसी के, क्योंकि हम लाइन सेगमेंट ही पढ़ते हैं। जहाँ भी हम लिखते हैं ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर, ये सब यूज करते हैं।
क्योंकि हम लाइन सेगमेंट का ही यूज कर रहे हैं। जहाँ आर्क की बात आती है वहां हम आर्क लगा देते हैं, जो नहीं लगाते इसका मतलब लाइन सेगमेंट। फिर एंगल्स के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल और उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किस एंगल को क्या नाम दिया गया है। वो हमारा 0 to कहाँ तक होता है, 89 तक। यानी आप 0 to 89 नहीं बोल सकते, 0 to 89 से कुछ भी हो सकता है, यानी लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेस देन 90 डिग्री वालों को मुझे बताओ। हाँ, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री जिसका इक्वल टू 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल। और फिर ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, है ना। 180 से जो एंगल क्या हो, लेस हो और इक्वल ग्रेटर देन 90 हो, लेस देन 180 डिग्री, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्स मान ऑब्ट्यूज एंगल। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। और जो एंगल इक्वल्स टू 180 हो उसको क्या बोलेंगे? Straight एंगल। और दूसरा जो एंगल है वो क्या हो, एक्स नाम दे देते हैं उसको, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360। रिफ्लेक्स बताओ। angle. रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। ये सारे एंगल मैंने आपको बता दिए थे, बुक में लिखे भी हुए आपके पास, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो एंगल 360 डिग्री होता है कंप्लीट, है ना, उसको वन कंप्लीट एंगल, यानी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब पूरा हो जाता है किसी भी एक चीज का, घड़ी की एक सुई 12 से चली, 12 से घूम के वापस वो 12 पे आ गई, यानी उसमें कितना डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व मतलब घूमना, है ना। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होता है? 360 डिग्री। क्लियर है? हाँ। उसके बाद फिर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, और इतना इजी तरीका बताया था उनको याद रखने के लिए। कोई बता सकता है क्या मैंने कॉम्प्लीमेंट्री को याद करने के लिए और सप्लीमेंट्री को याद करने के लिए क्या बताया था? कोई भी बता सकता है, बताओ मुझे, कोई भी बताओ। बोलो बेटा, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। खुशी, कृतिका थोड़ा लाउड, थोड़ा सा हाँ दिया, तुम बताओ। देखो इधर, एक बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने याद रखने के लिए, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, S फॉर सप्लीमेंट्री, ठीक है। C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, S फॉर सप्लीमेंट्री। Sir, your voice is not clear. वॉइस नहीं आ रही बेटा? Sir, clear नहीं आ रहा। आ रही है वॉइस, सभी को आ रही है बेटा। अपना मैंने बार बार बोला है, जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले। हाँ, तो ABCD जो हमारे होते हैं उसमें जो C वर्ड जो है, C लेटर जो है पहले आता है और S वर्ड आता है बाद में, है ना। तो ऐसे ही जो 90 और 80 है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब
जैसे 90 डिग्री 90 पहले आता है 180 बाद में आता है, उसी तरह से इसको अरेंज कर दो। जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है सी, तो वो वैल्यू भी पहले वाली आएगी। पहले कौन आता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री बाद में आता है, एस मतलब बाद में आता है सी के, यहाँ पे 180 बाद में आता है 90 के, यानी 180। जिन एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री, वो तो होते हैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। ये बताया था तरीका याद रखने के लिए। Yes, sir. तो आ जाएगा समझ में, ठीक है बेटा। हर चीज को ना याद रखने के लिए कुछ ना कुछ रूल बनाने पड़ते हैं, कुछ ये याद रखने के लिए हमें कुछ एक मेथड अपने अपनाने पड़ते हैं, जिससे कि हमें वो लंबे समय तक याद रहे। कुछ चीजें वैसे याद नहीं रह पाती डायरेक्ट। ये सप्लीमेंट्री को हो गए जिनका सम 180 है, कॉम्प्लीमेंट्री को हो गए जिनका सम 90 डिग्री है, तो ये चीजें थोड़े टाइम के लिए याद रहती है, क्योंकि अब ऐसी कितनी सारी चीजें होती हैं जो आप याद रखोगे, तो हर चीज को रिलेट कर देते हैं। जैसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जैसे ही वर्ड आता है तो आपके माइंड में फटाफट से आ जाएगा। हाँ, ऐसे सुना था हमने कि जो वर्ड पहले आ रहा है तो वैल्यू भी पहले आएगी, उसके साथ मैच हो जाएगी। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। किसकी आवाज आ रही है, बोलो बेटा। डाउट है तो पूछो। चलो तो फिर आगे देखते हैं। फिर आगे मैंने इसमें आपको बताए थे एडजेसेंट का मीनिंग। देखो मैथमेटिक्स भले ही है, लेकिन जो वर्ड है तो उसकी मीनिंग तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, है ना। जैसे एडजेसेंट, एडजेसेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, साथ वाला जो टच हो रहा हो, कॉमन हो, यानी जिसमें कोई चीजें कॉमन हो। जैसे आप एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हो, है ना, तो 3 बच्चे बैठे हो, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, बॉक्स बना देता हूँ। मैंने 3 बॉक्स बना दिए, है ना। अब यहाँ एडजेसेंट का मीनिंग क्या है? एडजेसेंट का मीनिंग होता है कॉमन होना, बिल्कुल साथ में टच होना। अब जैसे ये दोनों है, ये दोनों कॉमन है बीच में, है ना, ये दोनों आपस में मतलब की बात कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं बिना बीच में कोई किसी और चीज़ के। तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ऐसे ही ये दोनों एडजेसेंट हो गए, बट ये दोनों जो है ये एडजेसेंट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि बीच में कुछ और एक बॉक्स और आ रहा है ना। यानी थर्ड पर्सन, अगर पर्सन बोल के चलो, बीच में एक पर्सन आ रहा है, तो एडजेसेंट का मीनिंग यानी कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, बिल्कुल साथ टच होना चाहिए, एडजेसेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स की बात हो सकती है या एडजेसेंट एंगल्स, दो चीजें हो सकती है। एडजेसेंट साइड्स हो सकती है और एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, है ना, तो ये मैंने साइड ली वाली। अब ये साइड जो है देखो, ये यहाँ इस वाली साइड पे यहाँ पे टच है ना। अब ये वाली साइड इस वाली साइड पे भी यहाँ पे टच है, तो यानी इस साइड की एडजेसेंट ये वाली भी होगी। मैं नाम डाल देता हूँ, तो ए बी सी डी। तो ए बी की जो एडजेसेंट साइड है वो यहाँ के हिसाब से देखो, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, टच हो रही है दोनों साइड ए बी और बी सी। ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हो गई। ऐसी जो ए बी है वो ए डी के साथ भी टच है, ए बी जो है ए डी के साथ भी टच है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट हो गई। अब नाम से पहचानो, यहाँ पे बी जो है, बी कॉमन है दोनों में, बी पॉइंट, है ना। बी सी में ए बी मतलब या बी सी मतलब बी एक वर्टेक्स है, सी एक वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। उसमें देखो ए बी में भी बी वर्टेक्स आ रही है, बी सी में भी बी आ रही है, यानी दोनों में एक बी आ रहा है, यानी बी वर्टेक्स कॉमन है। कोई चीज कॉमन है इसका मतलब वो एडजेसेंट है। साइड को एडजेसेंट ऐसे पहचानते हैं। अब एंगल्स को कैसे पहचानते हैं देखो, मान लो इसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये 90 डिग्री का है एंगल और ये 90 डिग्री का है एंगल, है ना। और
चारों 90 होते हैं इसमें। तो अब हम इस एंगल की बात करते हैं पहले, इस 90 डिग्री वाले। इसकी दो आर्म है, एंगल नंबर जो 1 है 1, इसकी दो आर्म है, एक तो है ए बी, एक और है ए डी। एक ए बी आर्म हो गई, एक ए बी आर्म, दो आर्म। ऐसी अभी जो सेकंड एंगल है इसकी बात करते हैं। सेकंड एंगल, इसकी जो आर्म है एक तो है बी सी और दूसरी आर्म है ए डी, है ना। तो अब ये देखो, जो दो एंगल है 1 और 2, मैंने इनकी आर्म लिख दी दोनों। अब आर्म देखो, आर्म कौन सी कॉमन है यहाँ पे, ए डी, दोनों ये वाली, यानी ये आर्म 2 में भी काम आ रही है और एंगल 1 में भी, यानी इन दोनों एंगल में ये आर्म कॉमन है। तो ये दोनों एंगल क्या कराएंगे, एडजेसेंट एंगल्स, यानी 1 और 2 आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही 1 और इसको लेते 3, ये भी एडजेसेंट है, क्योंकि इनमें कौन सी आर्म कॉमन आ रही है, ए बी भी आ रही है इसमें, और एक बी किसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ऐसे ही देखो 1 का एडजेसेंट 2 भी है, 1 का एडजेसेंट 3 भी है, 3 का एडजेसेंट 1 भी है, 3 का 4 भी है, 4 का 3 भी है, 4 का 2 भी है, 2 का 4 भी है, 2 का 1 भी है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्लियर हो गए। Yes, sir. बोलो बेटा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर, यस सर। आ रही है तो रिप्लाई किया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है नहीं समझ में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अभी भी उतना ही बच्चे ऐड हो रहे हैं जितना पहले होते थे, क्योंकि जब भी इतना टाइम मिला है 100+ बच्चों ने एनरोल किया हुआ है, लेकिन वो ऐड होते नहीं है, क्यों नहीं होते पता नहीं। आप बोलो अपने क्लासमेट्स को बेटा ऐड होने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो आगे हम इसको देखते हैं। आगे हमारे पास आता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, हर वर्ड का मीनिंग समझ के चला करो। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर का मीनिंग बता देता हूँ पहले आपको। तो वर्ड्स का मीनिंग अगर याद रखोगे तो सबसे बढ़िया बात कोई नहीं होगी इससे, क्योंकि इसी से आप खुद से ही बहुत सारी चीजों को पता लगा सकते हो कि ये है क्या लीनियर, है ना। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जब अब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात हो रही है, यानी लीनियर एंगल, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर क्या होते हैं, पेयर मतलब आपको पता चल गया, बस जोड़ा पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर वो होते हैं बेटा, जैसे मान लो मैं कोई एंगल बना के दिखाता हूँ, ये दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये नाम डाल देते हैं ए ओ बी और ये सी पॉइंट। ठीक है, अब ये जो एंगल 1 है इसमें जो आर्म आ रही है कौन सी आ रही है, ए और सी। जो एंगल 2 है उसमें जो आर्म आ रही है क्या आ रही है, बी और सी। अब यहाँ से एक चीज पता तो लगा ही सकते हो आप, जो ओ सी है ये दोनों में कॉमन आ रही है, तो यानी 1 और 2 एडजेसेंट एंगल तो है, ये भी क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट, ये पॉइंट भी इसमें आ चुका है। अब ध्यान से देखना है, ये जो नॉन कॉमन आर्म बची दोनों की, ए हो इस एंगल की और बी हो इस एंगल की, दोनों मिलकर क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मुड़ नहीं रही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, है ना। तो जब नॉन कॉमन आर्म किसी एडजेसेंट एंगल्स की क्या हो, स्ट्रेट लाइन,
तो वो क्या बनते हैं, लीनियर पेयर, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। लिखा है साफ साफ बुक में, इफ नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी, इसमें नाम चेंज है, ठीक है, फ्रॉम ए लाइन देन इट विल लुक लाइक, फिगर दे रखी है, इन दिस केस जो एंगल है आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी 1 और 2 जो है आपके एंगल 1 और एंगल 2, उनके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्लियर है बेटा, लीनियर पेयर क्लियर है। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री। यस सर। सर इनका सब 180 होता है ना? हाँ, सम 180 होता है बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो अब वो क्यों होता है, देखो, क्योंकि आपने खुद कह दिया जो ए बी है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब नॉन कॉमन आर्म क्या बनाए, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे आपको सबको पता है कि जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यानी ये अगर इसके दो टुकड़े हो गए हैं 1 और 2, दोनों को जोड़ोगे तो सम तो 180 रहेगा। क्लियर है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्लियर है और लीनियर पेयर एंगल क्लियर है। यस सर। मतलब इसमें कोई डाउट? तो बेटा देखो, यही चीजें हैं जो आप नहीं समझते हो, तब जाके हमें क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं होते। मेन चीज यही है कि हमें ये चीज ज्यादा अच्छे से पढ़नी है, तभी जाके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर पाएंगे और खुद पे खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये कब बनते हैं आपको माइंड में रखना है, जब कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, टच हो रही हो, कट कर रही हो एक दूसरे, तो उनके कट करने से चार एंगल बनते हैं। और अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक के सामने वाला। हाँ, अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, सामने वाला। जैसे आपके घर के अपोजिट कौन सा घर है, तो अपोजिट आपके घर तो बहुत सारे हैं आपके सामने वाली रो में, लेकिन अपोजिट वाला कौन सा होगा, जो जस्ट बिल्कुल आपके घर के बिल्कुल सामने वाला है, वो इसी को अपोजिट बोलोगे, बाकी को अपोजिट नहीं बोलोगे। अगर आप किसी को बताते हो कि भाई ये इनका घर है, वो हमारे बिल्कुल अपोजिट है, तो आपने जब अपोजिट बोल दिया तो वो बिल्कुल आपके घर के सामने वाले घर में ही जाएंगे, उसके साथ वाले में नहीं जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब, जैसे मैंने दो स्ट्रेट लाइन बना दी है ना, अब इनके स्ट्रेट लाइन बनने से बेटा चार एंगल बन गया, ध्यान से देखो। अब अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स आराम से देख पा रहे हो आप, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ये इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है। एंगल के जो है ना, दो एडजेसेंट होते हैं, इस एंगल का ये वाला भी एडजेसेंट है, इस एंगल का ये वाला भी एडजेसेंट, ये भी और ये भी। तो बात मैं पिछला भी आपको क्लियर करता चल रहा हूँ हर एक उसमें। अब ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए और ये ऊपर नीचे वाले अपोजिट एंगल हो गए, है ना। तो जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसका नाम देते हैं तो रीजन में यहाँ लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका नाम हो जाएगा 3, इसका नाम हो जाएगा 4। इसका भी रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो, वर्टिकली वाला भी टॉपिक क्लियर है। सर। ठीक है, बोलो भाई। चलो, तो मैं आज बेटा सिर्फ आपको कंसेप्ट ही क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि कल से फिर हम क्वेश्चंस पे वापस आ जाएं उसी नॉलेज के साथ जब हमने पहले चैप्टर को पढ़ा था अच्छे से। मैं आपको सिर्फ चैप्टर की जो बेसिक कंसेप्ट है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ ना। अब
दो तरह, देखो अगर आपने दो लाइंस ले रखी हैं, आप पेज नंबर 92 ओपन करोगे तो अगर आप दो लाइन लेते हो तो उसमें दो लाइन के दो केस बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग एक नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी लाइन या तो इंटरसेक्ट कर सकती है या नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं कर सकती है। नहीं करने वाला केस होता है पैरेलल लाइन, जैसे आपकी रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक दोनों रेल्स जो है ना, रेल मतलब जिसको आप पटरी बोलते हो, वो आपस में कभी नहीं टच होगी क्योंकि वो पैरेलल चलती है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप मेजर करोगे तो वो पैरेलल ही रहती है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई वो, है ना। और एक होता है इंटरसेक्टिंग जो आपको एग्जाम्पल में दिखा रखा है, ठीक है ना। अब इंटरसेक्टिंग में भी दो केस होते हैं, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, 10th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के भी बेटा दो केस हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग के, जैसे एक तो ये लाइन हो गई और एक ये, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। एक लाइन ये हो गई आपके पास रेस वाली, और दूसरी भी इसी के ऊपर बनी हुई है, दोनों इसी पे बनी हुई है, तो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो भी पॉइंट है, कितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट से मिलके बनी है रे लाइन, तो जितने भी पॉइंट है सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हर जगह इंटरसेक्ट हो रही है तो इंटरसेक्टिंग, चाहे वो एक पॉइंट पे हो चाहे वो मल्टीपल पॉइंट्स पे हो। इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसमें, तो इनफाइनाइट बार ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें तो इंटरसेक्ट की बात करनी है, चाहे वो एक जगह करो चाहे इनफाइनाइट जगह करो। तो ये इंटरसेक्टिंग के दो केस है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इंटरसेक्टिंग, अब ये इंटरसेक्टिंग के जो केस हैं आपके पास 10th क्लास में आएंगे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएंगे। अब नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करें, नॉन इंटरसेक्टिंग का आपको पता ही है, एक ही केस है आपके पास, दो स्ट्रेट लाइन है, इसको चाहे पीछे कितना भी ड्रॉ कर लो, इसको चाहे और कितना आगे ले जाओ, ये क्या करेंगे, कभी आपस में जाके नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग का केस हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो तीन केस है आपके पास, इंटरसेक्टिंग के लिए दो केस होते हैं, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट। नॉन इंटरसेक्टिंग मींस पैरेलल लाइंस, there is no common point, there is no intersecting point. Okay, clear? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अब आपके पास आता है, if a ray stands, axiom 6.1, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, उस पे रे स्टैंड कर रही है, खड़ी है, चाहे कितने एंगल पे खड़ी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है 180 डिग्री सम होता है। अच्छा, रे को किसी भी तरह आप खड़ा कर लो, जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने रे ऐसे ली तो इनका सम 180 रहेगा, क्योंकि कंप्लीट 180 होता है। मैंने ये ली, ऐसे स्टैंड करा है, एंगल कंप्लीट 180 होता है आपके पास, तो वही आपको एग्जाम में बता रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम सेकंड क्या है? हाँ बेटा बोलो। नेक्स्ट है, if the sum of the two adjacent angles is 180 then the non common arms of the angle form a straight line। अभी बता दिया था मैंने आपको, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, जैसे ये हो गया 110, ये हो गया 70, तो कंप्लीट देखा तो कितना हो गया 180। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो आपकी क्या बनाएगी, क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। वही है लीनियर पेयर वाला, अगर लीनियर पेयर है तो सम 180 होगा क्योंकि नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बना दी है। और अगर इसके हिसाब से देखें, हाँ ये वही चीज होगी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 है तो नॉन कॉमन आर्म जो है स्ट्रेट लाइन होगी,
कोई लीनियर पेयर वाली डेफिनेशन है। फिर थ्योरम 6.1 क्या कहती है, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बता दिया था आपको, है ना, ये आपको अच्छे से पता था। अब इसमें आपके पास एग्जांपल्स मैंने करवा दिए थे आपको, है ना। फिर हमने कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस किए थे। बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहाँ तक किए थे, है बता सकते हो आप? मेरे ख्याल से हमने ये 4th क्वेश्चन तक किए थे। कहाँ तक किए थे बेटा? कामना, दिया, बेटा कामना, कामना, Yes, sir. बेटा वॉइस Yes, sir. क्लियर नहीं। कहाँ तक किए थे बेटा हमने? 6.1 के कहाँ तक कर लिए थे? 4th क्वेश्चन तक हो गए थे हमारे। हाँ, तो इससे ऊपर जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इनमें अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। इसको करते हैं, एक बार डाउट ले लेते हैं इन क्वेश्चंस में। अगर किसी को डाउट है बताओ मुझे। और 4 क्वेश्चंस में किसी को कुछ पूछना है तो बोलो बेटा। तो वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? सर आ रही है। तो मुझे तो बताओ, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? No, sir. किसी को भी डाउट हो चारों क्वेश्चन में? चारों बड़े No, इजी हैं, इनमें वैल्यू निकालने की हमारे पास। इसके एग्जांपल किए हैं आप लोगों ने? एग्जांपल किए थे हमने बेटा यहाँ पे? बेटा एग्जांपल किए थे क्या लाइव क्लास में हमने? यस सर किए थे। हाँ, तो अगर एग्जांपल्स को लेके किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम अपने ना आगे क्वेश्चंस करेंगे कल से। आज हम डाउट ले लेते हैं या जो कोई कर। अच्छा, अभी तक कोई भी जो अभी मैंने टॉपिक बताया उसमें अगर कोई डाउट हो रहा हो आपको तो मुझे वो बता दो आप। किसी भी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में, कोई डेफिनेशन में, कोई एंगल्स नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कुछ शुरू नहीं हुआ इतना, क्योंकि बेसिक बहुत सिंपल बेसिक चीज चल रही है। एंगल्स के बारे में आपको पता ही है, कुछ 2-4 एंगल्स मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं। एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, इन्हीं पे, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है पूरी बस ये। कोई डाउट नहीं है? चलो फिर एक काम करते हैं। और फिर मैंने एक तो आप मेरी बात सुनो ध्यान से। जिस भी बच्चे ने एक बच्चे ने 2-2, 3-3 फोन से आईडी बना रखी है, ऐड हुए पड़े हो टीचमेंट में, तो जो यूज कर रहे हो उसको रखो, बाकी को हटाओ। मैं आज का टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को डबल डबल लिखे तो मैं सारे हटा दूंगा, फिर उसके बाद फिर आप दोबारा दिक्कत भेजोगे। दूसरा, जिसने भी अपने नाम के आगे आईडी नहीं लगा रखी वो आईडी लगाओ। आज का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद बिना नाम के आगे आईडी वाले जो मेरे पास कॉन्टेक्ट है तुम्हारे, उनको मैं टीचमेंट से हटा दूंगा, फिर दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी मुझे। ये 2 चीजें याद रखनी है। एक से ज्यादा अगर एनरोल कर रखा है तो हटा दो, नाम के आगे आईडी नहीं है तो उसको लगा दो। क्लियर है इतना? Yes, sir. हाँ ठीक है, फिर बाकी ना हम कल करेंगे बेटा।